हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। So first of all, definition of Indian Parliament. Parliament of India. The Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India. जो पार्लियामेंट है हमारे इंडिया की वो सुप्रीम है लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो लॉज बनाती है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। Here the word is written republic. Republic means the country that is having elected leaders. It means elected leaders rule the country. It is Republic of India. It is bicameral legislature. ये bicameral legislature है। Bicameral means इसके two houses हैं, composed of the president of India and two houses. Two houses हैं इसके, लोकसभा, राज्यसभा, and along with लोकसभा and राज्यसभा there is also president of India. This kind of nature of the parliament is known as bicameral legislature. Let's see. So first of all, parliament consists of, parliament में क्या क्या होता है। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, सेकेंड इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, एंड हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा और लोअर हाउस। ये तीनों मिलकर ही यूनियन लेजिस्लेचर बनाते हैं जो नेशनल लेवल पे वर्क करती है। फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। आगे बताऊंगी मैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी हो सकती है 250। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों के मिला के होती है 238, और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इसमें 12 मेंबर्स, तो टोटल हो गए हमारे 250। लेकिन एट प्रेजेंट है हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स मिला के 233 और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो टोटल स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट 245। नेक्स्ट थिंग इज मेंबर्स सिलेक्शन, कि मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता है। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड ओनली बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट होते हैं। जैसे हरियाणा स्टेट का एग्जांपल लेते हैं। हरियाणा स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 90 मेंबर्स हैं, 90 एमएलएज हैं, तो वो 90 एमएलएज इन राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। हरियाणा में राज्यसभा मेंबर्स हैं टोटल 5, तो 90 मेंबर्स मिलके, 90 एमएलएज मिलके उन 5 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो अब इलेक्शन में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 5 मेंबर्स ही खड़े होंगे, तो टोटल सपोज 10 मेंबर्स खड़े हो गए इलेक्शन में, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो ये 90 के 90 एमएलएज अपना प्रीफरेंस देते हैं उन 10 मेंबर्स को कि फर्स्ट प्रीफरेंस इज दिस एंड सेकंड प्रीफरेंस इज दैट, थर्ड प्रीफरेंस दैट, फोर्थ दैट। तो इस तरह से सभी को अपना अपना प्रीफरेंस देते हैं कि मेरा फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सो ऑन। तो इस तरह से सबकी प्रीफरेंस जब आती है, सारे 90 के 90 एमएलएज उन 10 कैंडिडेट्स जो कॉन्टेस्ट कर रहे इलेक्शन अपनी अपनी प्रीफरेंस दे देते हैं। फिर हम उसमें से देखते हैं कि फर्स्ट प्रीफरेंस के कितने हैं, सेकंड के कितने हैं, तो उस तरीके से हम उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और जिसमें हम डायरेक्टली वोट देकर जो हाईएस्ट वोट जो सिक्योर करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा वोट काउंट होती है, उसको हम बोलते हैं FPTP सिस्टम। FPTP मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब कि बाकी सबको पीछे छोड़ के सबसे ज़्यादा वोट इसने सिक्योर किए हैं आउट ऑफ ऑल दीज, तो उसको बोलते हैं FPTP। लेकिन यहाँ पे है कि प्रीफरेंस दे रहे हैं 10 के 10 को, टोटल 90 एमएलएज, उन 10 कैंडिडेट जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसमें से कितने इलेक्ट होने हैं, ओनली 5। तो सबको प्रीफरेंस दिया, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रीफरेंस किसकी आई है, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिली है, इसको हम बोलते हैं PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसको फिर काउंट करते हैं कि इसके कितने स्कोर बने, कितने फर्स्ट पे कितने इसने रिसीव, सेकंड कितने, थर्ड कितने, फोर्थ कितने। इस प्रकार से हम जब इसको प्रोपोर्शनल करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, PR सिस्टम। राज्यसभा के कैंडिडेट्स भी PR सिस्टम से ही इलेक्ट होते हैं और प्रेसिडेंट भी PR सिस्टम से ही इलेक्ट होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों के इलेक्शन में। आगे थर्ड पॉइंट है 12 मेंबर्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन फील्ड ऑफ आर्ट्स,
साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर। 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो इन फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट्स से हो सकते हैं, साइंस के फील्ड में हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज में हो सकते हैं, लिटरेचर के फील्ड में काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। तो उनमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी 12 मेंबर्स वो नॉमिनेट कर सकता है, और इनके लिए कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। और 2 हमारे यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है। ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। इन दोनों का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, क्योंकि इनके पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके पास अपने एमएलएज होते हैं। ये भी राज्यसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। बाकी स्टेट्स 28 तो देते ही हैं, साथ में ये 2 यूनियन टेरिटरीज भी अपना रिप्रेजेंटेशन देती है। तो टोटल 233 हो गए यूनियन टेरिटरीज के और स्टेट्स के मिला के, और 12 मेंबर्स हो गए नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम राज्यसभा के फीचर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट बॉडी। ये परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी मीन्स कि इसके सारे कैंडिडेट्स, सारे मेंबर्स होते हैं, सारे जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो एक ही टाइम में डिसॉल्व नहीं होते। वो 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, और 2/3 मेंबर रिमेन इन द सेम पोस्ट। तो 1/3 मेंबर रिटायर हुए हैं, 2/3 सेम रहे हैं, तो इसलिए कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। दैट्स व्हाई राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट बॉडी। सेकेंड, एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर। हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और 2/3 सेम रहते हैं। थर्ड, देयर सीट्स आर फिल्ड बाय प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन एंड री इलेक्शन। तो अब वो 1/3 सीट जो वैकेंट हो गई है, रिटायर हुए हैं, तो वो वैकेंट सीट को कैसे फिल होती हैं? प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, जो बताया था कि 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, और जो री इलेक्शन हुए हैं उनसे। अब जो टोटल टाइम पीरियड है राज्यसभा के मेंबर्स का, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा के पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स का होता है। 1/3 मेंबर आफ्टर एवरी 2 ईयर हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट 1/3 आफ्टर सेकेंड 2 ईयर, और 3rd मेंबर आफ्टर देन। तो जितने भी, तो 6 ईयर्स का टाइम पीरियड हो गया। तो ये कैसे ऑफिस में डिसाइडेड होते हैं? ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ एमपी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं इनके रिटायरमेंट के ऑर्डर्स को। अब इनके रिटायरमेंट को और अच्छे से समझते हैं। सपोज देयर आर 99 टोटल मेंबर्स आर देयर, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो टोटल हो गए हमारे 33 जो हमारे सपोज 2012 में इलेक्ट हुए। नेक्स्ट 33 जो 2014 में इलेक्ट हुए। नेक्स्ट 33 जो 2016 में इलेक्ट हुए। अब इनका 6 पीरियड 18 में अब किन का इलेक्शन होगा? इन 33 सीट्स पर इलेक्शन होगा 18 में। उसके बाद 20 में होगा इन 33 सीट्स पर 20 में, और 22 में होगा इन 33 पर 22 में। तो एक का जो इन 33 मेंबर्स थे उनका टाइम पीरियड कितना हुआ? 6 ईयर्स। इन 33 का टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 ईयर्स। इन 33 का टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 ईयर्स। तो इस तरह से इनके इलेक्शंस होते हैं। एक कैंडिडेट जो है उसको 6 ईयर का टाइम पीरियड मिलता है, और एक बार में सारे डिसॉल्व नहीं होते, ओनली 1/3 मेंबर की ही रिटायर होते हैं, और उसी 1/3 सीट पर ही इनके इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। टोटल स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम 550 हो सकती है, स्टेट्स से हो सकती है 530, यूनियन टेरिटरीज से हो सकती है 20, बट एट प्रेजेंट टोटल 530 सीट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड 13 ओनली फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 आर एंग्लो इंडियन। अब तो ये इलेक्ट नहीं होते, 2019 से पहले होते थे, 2019 के बाद एंग्लो इंडियन अब नॉमिनेट नहीं होते। पहले प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था 2 एंग्लो इंडियन में लोकसभा में, लेकिन अब नहीं होते, 2019 के बाद ये खत्म कर दिए। तो टोटल प्रेजेंट में स्ट्रेंथ है हमारी 543, 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर होता है, जो 2019 के बाद ओम बिरला है। 2024 में अगेन ओम बिरला इज डिसाइडेड टू प्रेसाइडिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा। लोकसभा का
स्पीकर है, और राज्यसभा का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। मेंबर सिलेक्शन, अब ये मेंबर जो लोकसभा के होते हैं एमपीज, तो उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं? इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जितने भी लोग हैं हमारे देश के वो सभी इनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली वोट डालते हैं इनके लिए। हमारे पूरे कंट्री को हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स एरिया जहाँ से एक पर्टिकुलर पर्सन इलेक्ट होता है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, और वहाँ से कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। उसमें से जिस भी कैंडिडेट की हाईएस्ट वोट मिलेगी उसको हम एज एन मेंबर मान लेते हैं हम लोकसभा का। सेकेंड है वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स बाय 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट जो हुआ था 1988 में, उसमें एज को 21 से घटाकर 18 ईयर्स कर दिया था, ताकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन वोट फॉर देयर कैंडिडेट। तो इसलिए 21 से 18 ईयर्स कर दिया था। इलेक्शन हैपन्स 5 ईयर्स वंस, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस टेक प्लेस। हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं वैसे। जनरल इलेक्शन जो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स जो होते हैं, उसके बाद होता है एक बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन में कोई एक सीट वैकेंट हो गई, 2 सीट वैकेंट हो गई, कोई एक्सपायर हो गया या रिजाइन दे दिया किसी सीट से, तो उस सीट को फिल करने के लिए पर्टिकुलर इलेक्शन होते हैं, उसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शन। और मिड टर्म इलेक्शन होता है जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, 2/3 कैंडिडेट्स इन मेंबर ऑफ लोकसभा के अगेंस्ट हो जाए पार्लियामेंट के, या फिर प्रेसिडेंट अलाउ करे कि ये डिसॉल्व होने चाहिए। तो इन 3 तरह से ये मेंबर डिसॉल्व हो जाते हैं, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो मिड सेशन में जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, तो लॉज कैसे बनते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल बिकम्स लॉ। सबसे पहले बिल बनता है, बिल फिर उसके बाद लॉ बनता है। तो बिल इज ड्राफ्टेड, पहले उसको एक ड्राफ्ट फॉर्म में रखते हैं, उसके बाद बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, फिर उस बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बिल गोज टू कमेटी, कमेटी के पास जाता है, एक पर्टिकुलर कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी के पास उस बिल को भेजा जाता है। वो उस बिल पर स्टडी करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि इस बिल में कौन से पॉइंट्स ऐड किए जाएं, कौन से डिलीट किए जाएं। थर्ड नेक्स्ट इज सब कमेटी रिव्यू ऑफ द बिल। उसके अलावा और भी बहुत सारी कमिटीज बनती है जो उस बिल पर रिव्यू देती है। कमिटी मार्क अप ऑफ द बिल, कमिटी फिर जब उसको मार्क कर देती है, पास कर देती है, फिर वो किसी एक हाउस में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लोकसभा में अगर मनी बिल है तो फर्स्टली लोकसभा में ही जाएगा, राज्यसभा में नहीं जा सकता। अगर मनी बिल के अलावा कोई और ऑर्डिनरी बिल है, कोई और किसी टाइप का कोई बिल है, तो उसको हम लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं फर्स्ट में, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर वहाँ पे लोकसभा में सपोज लोकसभा में गया पहले, तो लोकसभा में फिर क्या होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगा, डिबेटिंग होगा, डिस्कशन होगा। और अगर 2/3 मेंबर उस बिल के फेवर में है लोकसभा में, तो फिर उसको क्या करेंगे, दूसरे हाउस में भेज देंगे। दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसीजर चलेगा, वहाँ पे भी डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा। सपोज वहाँ से भी 2/3 कैंडिडेट का फेवर मिल गया उस बिल को, वोटिंग आई, 2/3 कैंडिडेट उसके फेवर में आ गए, बिल के फेवर में, तो फिर उसको लास्ट असेंड के लिए हम उसको भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए हम प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। प्रेसिडेंट उसको फिर स्टडी करता है, उसको देखता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट को 14 डेज के अंदर उस पर साइन करने होते हैं। अगर सपोज 14 डेज तक प्रेसिडेंट ने उस पर साइन नहीं किया तो उस बिल को फिर लॉ मान लिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को कुछ रिकंसिडरेशन कराना है, कुछ चेंजेस कराने हैं, तो प्रेसिडेंट 14 डेज के अंदर अंदर उसको वापस किसी भी हाउस में भेजेगा कि उसको रिकंसिडरेट करो, उसको उसमें चेंजेस हैं रिक्वायर्ड, वो चेंजेस करो, और उसके बाद फिर से उसमें सेम प्रोसीजर करो, वोटिंग, डिबेटिंग। उसके बाद फिर से वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर उसको फाइनल लॉ मान लिया जाता है। तो इसमें है बिल इज ड्राफ्टेड, बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, बिल गोज टू कमेटी, सब कमेटी रिव्यू ऑफ द बिल, committee mark up of the bill, voting by full chamber on the bill, referral to the bill to the other chamber, दूसरे चैम्बर में, bill goes to the president, overriding a veto।
ओवर राइडिंग ऑफ वीटो का यही है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, चेंजेस के लिए भेज सकता है और वापस 14 डेज़ के अंदर फिर उसको साइन करके उस लॉ को, उस बिल को लॉ बनाना होता है, जिसको हम एक्ट भी बोलते हैं। अब एक एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, नॉट लेस देन 30 ईयर्स इन केस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का है तो 30 ईयर्स से कम नहीं हो, और अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 25 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए। एनी अदर क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने दूसरी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो एज अ वोटर होना चाहिए, वोटिंग कार्ड होना चाहिए किसी ना किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। फॉर रिजर्व्ड सीट्स ही मस्ट बी एससी और एसटी, अगर वो किसी रिजर्व सीट से खड़ा हो रहा है, रिजर्व सीट से कॉन्टेस्ट कर रहा है और वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, तो जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा है वो शेड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिए। अगर वो एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब का होना चाहिए। और उसके पास डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या नहीं होनी चाहिए? होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ओनली, कि उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन नहीं होगा तो भी वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करेगा, अनसाउंड माइंड होगा तो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, इनसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज होगा तो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, बीन फाउंड गिल्टी, अगर वो गिल्टी फाउंड हुआ है तो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में या करप्शन के मैटर में। सेंटेंस फॉर मोर देन 2 ईयर्स, अगर उसको 2 साल से ज़्यादा का सेंटेंस हुआ है, 2 साल से ज़्यादा की जेल हुई है किसी क्राइम के लिए तो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कंपनी वेयर गवर्नमेंट होल्डिंग इज 25% एंड अबोव, और अगर वो किसी ऐसी कंपनी का ऑफिस होल्डर है जहाँ 25% या उससे ज़्यादा का उसकी होल्डिंग है तो भी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। अगर ये सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं उसके पास तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। I hope you enjoyed the video. For such kind of information, if you want to get, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.